और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 30 प्लस का, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स का वीडियो बनाया है। थर्मल ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट मतलब एक वीडियो में बनाऊंगा खत्म हो जाएगा वो। ठीक है, तो उसमें 14-15 वीडियो मैंने थर्मल के बना दिए हैं। 2-3 वीडियो इसमें, शायद मैंने 2 वीडियो बनाया था, ये तीसरा वीडियो। ठीक है, तो देख लीजिएगा। जेएसएससी जेई जनरल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम कर रहे हैं जेएसएससी जेई जनरल की मैकेनिकल वाली पोर्शन। ठीक है, तो यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं और मेरी टेस्ट सीरीज भी आएगी, तो यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के साथ टेस्ट सीरीज एक साथ यदि लेना चाहते हो तो एक ही साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अलग से कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें दी गई है, देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे। 30 प्रश्न हम करेंगे यहाँ पे। और सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? रेट ऑफ डिस्चार्ज इज गिवन बाय। रेट ऑफ डिस्चार्ज जो है उसकी फॉर्मूला क्या है होती है, ये पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू एरिया इंटू वी का मतलब वेलोसिटी। अब आप सोच रहे होगे सर रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, ये थोड़ा बताइए। सिंपल सी चीज है, देखिए। मान लीजिए एक पाइप है। आपके घर में भी जरूर पाइप होगी, पाइपलाइन से पानी वगैरह आती होगी। तो पाइप है मान लीजिए इस तरह से। ठीक है, अब इसमें पानी फ्लो कर रही है, वाटर फ्लो कर रही है। ठीक, अब इसमें जो वाटर फ्लो कर रही है जरूर इसका कुछ वॉल्यूम होगा, आयतन होगा। कुछ तो आयतन होगा इसका। तो ये जो वॉल्यूम जो है, जो फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम में जितनी फ्लो करेगी। ठीक है, यूनिट टाइम में या यूनिट सेकंड में भी आप बोल सकते हो, एक सेकंड में जितनी वॉल्यूम फ्लो कर रही है, 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ डिस्चार्ज कहते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला होती है Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। ये निकलता है। ठीक है, ये आप निकालना चाहोगे तो ये निकलेगा कुछ इस तरह से निकलेगा। देखिए, Q इक्वल टू हमने वक्त बोला क्या? Q इक्वल टू हमने बोला वॉल्यूम बाई टाइम। ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई टाइम हमने बोला। अब देखिए, वॉल्यूम को यदि आप लिखना चाहते हैं तो एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं। मतलब कि ये पाइप जो है, इसकी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया होगी। ठीक है, एरिया। तो एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? वॉल्यूम होता है कि नहीं वॉल्यूम होता है? देखिए फिर से मैं दिखा दूं। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? एल बी इंटू एच। जनरली इस तरह से आप लोग लिखते हैं। मतलब तीन क्वांटिटी उसमें होनी चाहिए। तो एरिया से लेंथ को यदि आप इंटू कर दें, ठीक है, इसकी एरिया को, ये जो एरिया आप निकाल रहे हैं, ये पाइप की पूरी लेंथ से आप यदि इंटू कर दें, तो क्या इसकी वॉल्यूम निकलेगी कि नहीं निकलेगी? आराम से निकलेगी। ठीक है, क्योंकि आप देख लीजिए, फिर से मैं समझाता हूँ कि ये पाइप है। ठीक है, तो ये पाइप एक सिलिंड्रिकल पाइप होगी। और सिलिंड्रिकल पाइप की फॉर्मूला क्या होती है? सिलेंडर की क्या फॉर्मूला होती है वॉल्यूम की? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। होती है कि नहीं होती है? तो ये जो पाई आर स्क्वायर है यही तो इसका एरिया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन पाइप का गोल गोल, वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि सर्कुलर सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब क्या? एरिया। और एच का मतलब जो है हाइट होती है। तो इस पाइप की हाइट का मतलब लेंथ हो गई। तो एरिया इंटू लेंथ, समझ गए बात? तो यहाँ पे एरिया इंटू लेंथ लिख दीजिए वॉल्यूम के जगह में, बाई टाइम लिख दीजिए। अब यहाँ से आप यदि कैलकुलेट करेंगे तो एरिया को अलग करिए और एल बाई टी को ऐसे लिखिए। देखिए लिख सकते हैं आराम से आप। ठीक है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है। अब एरिया, लेंथ बाई टाइम क्या होता है? तो लेंथ बाई टाइम का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी मतलब, वेलोसिटी का मतलब वेग होता है। वेग मतलब विस्थापन बाई टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो वही तो है। एल का मतलब कितना, ये जो है, ये जो पानी है कितना लेंथ तक जा रहा है, कितना विस्थापित हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वही तो है। तो एल बाई टी मतलब वेलोसिटी, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी। कैसे आया समझ में आया? तो इसका दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, वॉल्यूम बाई टाइम। ठीक है, यदि हो सकता है वी बाई टी कभी लिख दे, या एरिया इंटू वॉल्यूम, दोनों याद रखिए आराम से, टेंशन फ्री हो जाइए। अब इसका यूनिट क्या होगा थोड़ा सा देख लीजिए, यूनिट हो सकता है कि पूछ दे। बहुत सिंपल सी बात है। वॉल्यूम बाई टाइम का मतलब क्या होता है? यही ना फॉर्मूला है, वॉल्यूम बाई टाइम। तो वॉल्यूम का मतलब क्या? वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट। और टाइम का मतलब सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड, यही तो हो गई यूनिट। किसकी यूनिट? रेट ऑफ डिस्चार्ज की। हो गई खत्म बात। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि v क्या है। तो v इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, मतलब कितना स्पीड से, कितना वेलोसिटी से जो है पानी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, और एरिया का मतलब ये जो पाइप है, पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे। अगला सवाल क्या है हमारा, ये आप देख पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाय। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किसे कहते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप सोचोगे सर क्या क्या बता रहे हैं, क्या चीज है ये, थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए। बहुत सिंपल सी चीज है। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब है कि देखिए यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं समझा रहा हूँ। इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड, मतलब कि ऐसे लिक्विड जो कंप्रेसिबल होती नहीं हो। ठीक है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई लिक्विड नहीं है जो कंप्रेसिबल ना हो, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग मान के चलते हैं कि ये लिक्विड कंप्रेसिबल नहीं है, तभी जो है आप न्यूमेरिकल सही से बना पाइएगा।
ठीक है। तो इफ एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग थ्रू अ पाइप और अ चैनल, ठीक है, whose cross sectional area may or may not be constant, the quantity of liquid passing per second is the same at all section। मतलब समझिए, छोड़ दीजिए इसको, आप समझिए आराम से। मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, मैंने शायद इसको दिखाया भी है। मान लीजिए यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रही है, ठीक है, यहाँ से घुसा ही है, ये अंदर आया। अब देखिए यहाँ का एरिया ज्यादा है, ध्यान से देखिए तो इसका एरिया ज्यादा है, यहाँ का एरिया कम है, देख रहे हैं, इसका एरिया कम, इसका एरिया ज्यादा। मगर ये जो डिस्चार्ज होगा, रेट ऑफ डिस्चार्ज, जिसको हम लोग क्यों बोल रहे थे, रेट ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम में जो डिस्चार्ज होगा वो कांस्टेंट होता है। किसी भी सेक्शन में देख लीजिए, कहीं भी आप देख लीजिए, यहाँ देखिए, कहीं भी आप देखिएगा तो Q1 मतलब यहाँ पे आप निकालिएगा Q1 तो कैसे निकलेगा, इसकी एरिया A1 दी हुई है, देख लीजिए, और B1 दी हुई है, इसकी वेलोसिटी, मतलब इसकी Q1 निकालिएगा तो A1 इंटू क्या हो जाएगी, V1 हो जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे यदि आप Q2 निकालिएगा तो ये हो जाएगी A2 इंटू V2। इसका मतलब है कि Q1 इक्वल टू Q2 होगा। उसी तरह से आगे यदि इसको आप बढ़ाते पतला कर देते पाइप तो भी Q3 के बराबर होगा। इस तरह से डॉट 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 करके Qn तक चले जाइए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3। ये भी फॉर्मूला आप ऐसे करके डॉट 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 करके आप लिख सकते हैं। इसका मतलब समझ गए बात। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे तो हमारा ठीक है Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3, हो सकता है ये ऑप्शन में ना रहता तो क्या रहता ऑप्शन में, A1 V1 इक्वल टू A2 V2 इक्वल टू A3 V3। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। देखिए हाइड्रोलिक बहुत सिंपल सा है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं, सिर्फ प्रैक्टिकली समझिएगा, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार वीडियो देखिए, नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, CD इसको बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज का कोफिशिएंट, ठीक है, मतलब डिस्चार्ज के पहले इसको हम लोग मान लेते हैं, लगा दे रहे हैं। अब क्या होता है देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, इसका फॉर्मूला पहले देखिए। कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल डिस्चार्ज टू द आइडियल या थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। आइडियल भी बोल सकते हैं और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, मतलब कि CD का फॉर्मूला हो गया Q बाई Q थ्योरेटिकल, ठीक है। इसको Q एक्चुअल भी लिख सकते हैं, Q ACT भी लिख सकते हैं। अब बोलोगे सर क्या क्या बता रहे, क्या चीज है, थोड़ा सा बताइए एक्सप्लेन करके। देखिए कुछ नहीं है, पाइप है, मान लीजिए एक पाइप से जो डिस्चार्ज हो रही थी, हमने डिस्चार्ज समझाया अभी, तो डिस्चार्ज जो होना था, मान लीजिए कि एक्चुअल डिस्चार्ज कितना हो रहा है, मान लीजिए 4 लीटर हो रहा है, ठीक है, 4 लीटर मान लीजिए एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है। 4 लीटर हम पर यूनिट टाइम ले लेते हैं, 4 लीटर पर सेकेंड हम ले लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो है एक्चुअल डिस्चार्ज हो रहा है, कारण, और थ्योरेटिकल डिस्चार्ज हमने मान लिया कि थ्योरेटिकल जो है वो हो रही है 5 लीटर, मान के चल रहे 5 लीटर पर सेकेंड। अब आप पूछोगे सर दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि मान लीजिए ये जो पाइप है, इस पाइप में हमने सोचा था कि थ्योरी के हिसाब से कि 5 लीटर पर सेकेंड जो है फ्लो करनी चाहिए थी, लेकिन ये पाइप जो है कहीं पचक गया है, मतलब कई सारे कारण, फ्रिक्शन के कारण, मतलब कई सारे कारण की वजह से जो है यहाँ पे क्या होती है, लॉस हो जाती है, ठीक है, और उतनी डिस्चार्ज नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग जितना सोचते हैं कि पढ़ाई मतलब कि करेंगे, लेकिन उतना हो नहीं पाता। कभी व्हाट्सएप मैसेज देख लेते हैं, ठीक है, कभी किसी का कॉल आ जाता है, ठीक है, कहीं कभी आपको क्या बोल देता है, कहीं दोस्त बोलता है कि चलो भाई घूमने चलो, तो वही चीज इसके साथ भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह लगता है, कई सारे कारण की वजह से लॉस हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पे है कि एक्चुअल कितना हो रहा है उससे हमको मतलब है, और थियोरेटिकल कितना था उससे मतलब है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा CD। एक चीज का है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कभी भी थियोरेटिकल को ऊपर नहीं लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं लिख दीजिएगा कि CD इक्वल टू Q थियोरेटिकल बाई Q एक्चुअल, कभी नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा ये, बिल्कुल गलत, ये दिस इज रॉन्ग, ये बिल्कुल सही नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, कि कभी भी इस तरह से नहीं लिखिएगा, इस तरह से कभी नहीं लिखिएगा, ये गलत है। कौन सा सही है, ये वाला सही। अब क्यों सही है थोड़ा सा समझिएगा, CD की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है। ध्यान से देखिए इसको, मतलब कि ये एक्चुअल जो है वो मतलब कि कम होगा हमेशा। यदि एक्चुअल कम है, ऊपर में आप कम रखेंगे और नीचे में ज्यादा रखेंगे, तभी तो इसका वैल्यू जो है डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड करेंगे तो 0.8 आ रहा है, मतलब 1 से कम आएगा। लेकिन यदि मतलब कि थियोरेटिकल को ऊपर रखते तो थियोरेटिकल हमेशा ज्यादा होगा और प्रैक्टिकल वाला कम होगा, तो नीचे रखिएगा तो डिवाइड करके देखिए 1 से ज्यादा आएगा, जो होगा ही नहीं। इसका मतलब है CD का जो वैल्यू होता है वो हमेशा 1 से कम होता है। ये भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और फॉर्मूला तो हमने बता ही दिया, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बेसिक फॉर्मूला बताया, लेकिन हमारा यहाँ पे बोला नहीं था ये वाला ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्या करें भाई।
देखिए यहाँ पे सी आर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को बोलते हैं सी आर, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सी सी, और कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी को बोलते हैं सी वी, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को बोलते हैं सी डी। ठीक है, अब क्या क्या होता है इसको हम लोग समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, अब देखिए हमने कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज अभी कहा था कि भाई ये तो क्या होती है, तो क्यू एक्चुअल बाय क्यू थ्योरेटिकल होती है, मगर यहाँ पे ये ऑप्शन में है ही नहीं। देख लीजिए ऑप्शन है कहीं पे नहीं है। अब क्या करें भाई, तो बहुत बड़ी भारी दिक्कत हो गया। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी सी इंटू सी वी, सी सी इंटू सी वी। अब इसमें पुट करिएगा आप तो आएगा इतना ही, क्यू थ्योरेटिकल बाय उतना ही आएगा। कैसे आएगा देखिए, आगे हम लोग करते हैं तो समझ में आएगा चीज। देखिए अब देखिए हम लोग पहले कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ वी वाला भी, तो दोनों हम लोग को समझना पड़ेगा, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि ये क्यों हुआ। हालांकि फॉर्मूला आप रट्टा मतलब कि याद कर लीजिए, ठीक है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, बिना याद किए हुए काम नहीं चलेगा, क्योंकि हर चीज को आप वहां पे जाके यदि निकालने बैठ जाएंगे तो टाइम नहीं है आपके पास उतना। लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा आपको। देखिए कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, किसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, एरिया ऑफ जेट ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा बाय एरिया ऑफ ओरिफिस दैट इज एसी बाय ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है इसको समझिए पहले, ठीक है, तब हम लोग समझेंगे क्या होता है। देखिए वेना कॉन्ट्रैक्टा का मतलब है, वेना कॉन्ट्रैक्टा इज अ पॉइंट इन अ फ्लूइड स्ट्रीम वेयर द डायमीटर ऑफ द स्ट्रीम इज द लीस्ट। सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या होता है। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा का मतलब है एक ऐसी जगह, मान लीजिए पाइप में इस तरह से पानी फ्लो करे, देख रहे हैं, जहां पे सबसे कम एरिया, क्योंकि देखिए पानी जब फ्लो करती है पाइप से इस तरह से, तो ये इस तरह से छरछरा के जो है इस तरह से चली जाती है, फैल जाती है, इस तरह के फैलती है कि नहीं फैलती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे एरिया सबसे कम होगा और वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, उस जगह को हम लोग बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा। बच्चे वाली चीज है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, वही है वेना कॉन्ट्रैक्टा। तो वही यहाँ पे बोला है कि एरिया ऑफ जेट एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, मतलब कि जेट का मतलब है यहाँ पे पानी का जो फ्लो है। तो ये जो पानी फ्लो कर रहा है यहाँ पे कितना फ्लो कर रहा है, सबसे कम वाले एरिया पे। ठीक है, वेना कॉन्ट्रैक्टा हम वीसी मान लीजिए लिख लेते हैं। ठीक है, बाई क्या है, बाई देख लीजिए यहाँ पे एरिया ऑफ ओरिफिस। ओरिफिस का मतलब यहाँ पे समझिए कि कहीं से जो पानी जो है निकल रहा है किसी होल से। ठीक है, तो एक होती ओरिफिस, एक होती है, मैं बता देता हूँ, चलिए फिर आप बोलोगे सर बताते नहीं आप। ठीक है, शॉर्टकट में बात कर दे रहे हैं, ओरिफिस और माउथ पीस। ठीक है, ये एग्जाम में पूछेगा भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरिफिस का मतलब है, ओरिफिस देखिए ये माउथ पीस हुआ, ये माउथ पीस मतलब कि कोई एक पॉट है, मतलब पाइप, आपके यहाँ घर में टंकी जरूर होगा, है कि नहीं, नीचे में होल किया रहता है, देखे कभी, रहता है ना। यदि पाइप इस तरह से निकला हुआ है, हल्का सा यदि निकाला गया है हल्का सा इधर से, इसको बोलेंगे माउथ पीस। क्या बोलेंगे, माउथ पीस। और यदि ये इस तरह से निकला नहीं है, बस यहाँ पे हम लोग सिर्फ होल कर दिए और पानी निकल रहा है आराम से, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओरिफिस। ठीक है, तो आराम से याद रख सकते हैं, माउथ का मतलब मुंह बना हुआ, मतलब बाहर निकला हुआ है, और ओरिफिस का मतलब कोई भी बाहर निकला नहीं है, बस होल कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरिफिस। तो यहाँ पे वही बोला है कि एरिया ऑफ ओरिफिस से आपको डिवाइड करना है, तो ये निकल क्या जाएगा, ये निकल जाएगा आपकी जो हमने बोला अभी, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ गए बात। तो यही हमने बोला था कि ये मान लीजिए कि इससे पाइप, इससे पानी फ्लो कर रही है, तो इससे जो पानी फ्लो कर रही है, तो ये मान लीजिए पाइप यहाँ से मान लीजिए फ्लो कर रही है, चलो ऊपर नहीं लेते हैं, हम नीचे लेते हैं, यहाँ से फ्लो कर रही है। तो यहाँ पे जो ये जो ओरिफिस है, ये जो ओरिफिस है, इसकी एरिया कितनी है, ठीक है, ए ओ लिख दिए। और वेना कॉन्टेक्टा, मान लीजिए ऐसे पानी ऐसे फ्लो कर रही थी, वेना कॉन्टेक्टा में कितनी है, मान लीजिए इसको हम लोग वीसी लिखिए। दोनों का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। कोई बात समझ में आई। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो वाटर है, देखिए ये फैल रहा है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई बात। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग अगला सवाल लेंगे, क्या है एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी क्या होती है। एवरेज वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी होता है 0.95 टू 0.99, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है ये ऑप्शन में आपका ऐसा ना देखे 0.95 दे दे या 0.9 दे दे, तो याद रखिएगा इसी के आसपास होता है, 0.9 के आसपास। ठीक है, हो सकता है ये वाला 0.95 से 0.99 नहीं देखे, सिर्फ लिख दे 0.9, तो याद रखिएगा इस तरह के ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, देखिए ये दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो ये होता क्या है, हमने वैल्यू देख लिया, ये होता क्या है भाई। तो कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी का मतलब है रेशियो बिटवीन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए जेट ऑफ ए लिक्विड एंड वेना कॉन्ट्रैक्टा एंड थ्योरेटिकल वेलोसिटी। हमने देखा
कि इस तरह से पानी जो है इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस तरह से। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा में क्या है, कितनी वेलोसिटी है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी देख रहे हैं ना, तो हमें वेलोसिटी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है उसको देख लीजिए, ठीक है, कितनी वेलोसिटी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रेशियो बिटवीन द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए जेट ऑफ एट वेना कॉन्ट्रैक्टा एंड द थियोरेटिकल वेलोसिटी ऑफ जेट। और इसकी जो थियोरेटिकल वेलोसिटी है, किसकी, इस जेट की थियोरेटिकल जो वेलोसिटी है, दोनों का आप मतलब डिवाइड कर दीजिएगा, वही क्या निकलेगा, वही निकलेगा कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। समझ गए बात। तो इसके पहले जो हमारा क्वेश्चन था उसको आप ध्यान से देखिएगा, तो आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से पढ़िएगा, तो ये हो जाएगी क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो रेशियो बिटवीन द एक्चुअल वेलोसिटी वी ए सी टी बाई रेशियो ऑफ यहाँ पे वी और वेना कॉन्ट्रैक्टर, तो वेना कॉन्ट्रैक्टर को हमने वी सी लिख दिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गई सीवी की, याद रखिए। उसके बाद हमारा जो फॉर्मूला था ये क्या था, इसके पहले कोफिशिएंट ऑफ क्या था, कॉन्ट्रैक्शन था, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा कि एरिया जो है वो वेना कॉन्ट्रैक्टा में कितना है, वीसी में कितना है, पर एरिया जो है वो कहाँ पे, ओरिफिस में कितना है, ओरिफिस के लिए ओसी लिख लिया, ठीक है। तो इसका ये जो फॉर्मूला है ये वाला, ये दोनों को इंटू कर दीजिए, ए बी सी बाई ए ओ इंटू जो नीचे फॉर्मूला आया था, जो नीचे फॉर्मूला क्या आया था देख लीजिए एक बार, नीचे फॉर्मूला क्या आया था हमारा, देख लीजिए बढ़िया से, अच्छे से देख लीजिए ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। ऊपर ऑप्शन था कहीं पे, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे कहीं पे हमने लिखा था उसको, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोस, ये सीवी वाला, ठीक है। तो वी ए सी टी बाई वी वी सी, तो वही हमने यहाँ पे लिखना है, वी एक्चुअल, क्या लिखना है, तो वी एक्चुअल लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअल बाई वी, ठीक है। तो इस तरह से आप दोनों को इंटू करेंगे तो एरिया इंटू वेलोसिटी क्या होता है, वॉल्यूम होता है, हमने देखा था, सॉरी क्यू होता है कि नहीं, तो वही निकलता है यहाँ पे, क्यू एक्चुअल बाय नीचे आप करिएगा तो ये आएगा क्यू थियोरेटिकल, तो वही निकला था वहां पे सी डी की वैल्यू, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो एक बार प्रैक्टिकल करिए, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं कीजिएगा तब तक अच्छे से समझ नहीं पाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा है कि कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना, चलिए 6 हो गया था, 7 देख लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड ऑफ फ्लूइड इशूइंग फ्रॉम ओरिफिस टू द रिमेनिंग हेड। मान लीजिए कि एक जो है फ्लूइड निकल रही है, ठीक है। अब निकल रही है तो यहाँ पे रेशियो होती है लॉस ऑफ हेड ऑफ फ्लूइड, मतलब कि कितना हेड में लॉस हो रहा है। हेड आपको पता है कि 3 टाइप की होती है, हमने पिछली वीडियो में बताया था, नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। बर्नौली थ्योरम में हमने देखा 3 तरह के हेड होते हैं, एक तो प्रेशर हेड, क्या होता है, प्रेशर हेड। दूसरा क्या पढ़ा था हमने, काइनेटिक हेड पढ़ा था, ठीक है, काइनेटिक हेड। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था, पोटेंशियल हेड, ठीक है। तो पोटेंशियल हेड का मतलब है कि स्थिति के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप कितनी ऊंची में, आपका मतलब है फ्लूइड से, मतलब कि पाइप जो बह रहा है, ये पाइप कितना ऊंचाई में रखा गया है ग्राउंड से, ठीक है। जितना ग्राउंड से ऊपर रखा गया, मान लीजिए पाइप यहाँ से नीचे रखा गया, यहाँ से मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है और पाइप यहाँ पे ऊपर रखा गया, तो यहाँ से यहाँ तक की जो हेड होगी उसको बोलेंगे पोटेंशियल हेड। उसके बाद इसमें जो वेलोसिटी जो फ्लो कर रही है लिक्विड की, उसको हम लोग बोलेंगे काइनेटिक हेड, ठीक है। और प्रेशर का मतलब है कि इस फ्लूइड का एक प्रेशर होता है, तो प्रेशर के कारण जो हेड होगा उसको बोलेंगे प्रेशर हेड, ठीक है। इतना हमने समझ लिया। तो इसमें लॉस हो जाता है क्योंकि जब फ्लो कर रही है तो डेफिनेटली आपकी वेलोसिटी घटेगी, ठीक है, प्रेशर घटेगी, हो सकता है बढ़ सकती है, लेकिन प्रेशर मान लीजिए घट रहा है या बढ़ रहा है, ठीक ठीक है। इस तरह से चीजें होती हो सकता है कि आपका एलिवेशन जो है कहीं ऊपर जा रहा है या कहीं पे नीचे आ रहा है, तो उस तरह से पोटेंशियल भी घटेगी बढ़ेगी, तो इस तरह से लॉस होता है। तो वही चीज यहाँ पे, द रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड ऑफ फ्लूइड इशूइंग फ्रॉम एन ओरिफिस टू द रिमेनिंग हेड, मतलब रिमेनिंग हेड का जगह हो सकता है कि यहाँ पे हेड एट एग्जिट भी लिख दे, मतलब कि पाइप से पानी फ्लो करे इधर से, तो यहाँ पे जितना हेड होगा, ठीक है, रेशियो ऑफ लॉस ऑफ हेड ऑफ फ्लूइड इशूइंग फ्रॉम एन ओरिफिस, मान लीजिए ये ओरिफिस है, यहाँ से जितनी जो यहाँ पे लॉस हो रही है बाई एग्जिट में, यहाँ पे कितनी एक्चुअल में है अभी, दोनों का रेशियो निकालेगा, उसी को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट सवाल करेंगे, अगला सवाल क्या हमारा, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज कितना, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जितना मोस्ट लगाना लगा दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो सीडी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपके पास ऑप्शन है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लेस देन। कैसे होती है मैं बता देता हूँ, यहाँ पे है CD इज लेस देन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, CD की वैल्यू हमेशा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से कम होती है। कैसे कम होती है ध्यान से समझिए, हमने क्या पढ़ा था, CD की फॉर्मूला पढ़ी थी CC इंटू CB, यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। अब CC की वैल्यू हमने बोला था कि 1 से कम होती है, बोला था हमने, ठीक है।
और सीबी की वैल्यू भी हमने कहा था 1 से कम होता है। तो मान लीजिए 1 से कम, मान लीजिए 0.8 है, और इसका भी मान लीजिए 0 मतलब 1 से कम मान लीजिए 0.7 है। तो दोनों को इंटू करिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 7 से 56। दोनों को इसके ये करिएगा तो पॉइंट बैठाइएगा तो कितना हो जाएगा, 0.56। ठीक है, देख रहे हैं ना, 8 7 से 56 और एक के बाद एक 0.5। देखिए 0.8 था, 0.7 था, इंटू कर दिया और कम हो गया। तो इस तरह से इंटू करिएगा तो और वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सीडी की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली 0.8 से कम ही है ना। ये देखिए 0.56 जो है वो 0.8 से और 0.7 से कम है कि नहीं, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा कि सीसी की वैल्यू 1 से कम होती है, सीबी की वैल्यू 1 से कम होती है, प्रोडक्ट जो है दो नंबर का लेस देन 1 नंबर से यदि हो तो हमेशा 1 से कम ही वैल्यू होगा। इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा लेस देन। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ चैनल क्या होता है, ट्रेपीजोइडल। जो ट्रेपीजोइड जो चैनल होता है, चैनल का मतलब कि सिंपल समझिए, जैसे कैनल वगैरह हो गया ना, या नदी हो गया ना जो बह रही है ना, उसको हम लोग चैनल बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बढ़िया जो होता है वो ट्रेपीजोइडल होता है, इसलिए आपने कैनल जो देखा हुआ ट्रेपीजोइड शेप में देखा होगा। ठीक है, ट्रेपीजोइड कैसा होता है, ये देखिए ये वाला शेप जो है ट्रेपीजोइड का शेप होता है। इसमें क्या होता है ट्रेपीजोइड में, आपको पता है कि दो जो मतलब कि फ्रंट वाला जो है ना, ये ऑपोजिट जो साइड होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है, और दूसरा वाला पैरेलल नहीं होता है। यही होता है ट्रेपीजोइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे, देखिए यही है चैनल, हमने दिखा दिया यहाँ पे चैनल। ठीक है, कैनल आपने देखा होगा, इसी तरह से चैनल आपको दिखा होगा। नेक्स्ट है हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है इज ऑब्टेन विद अ चैनल ऑफ विच सेक्शन। तो वही सेम चीज है, ट्रेपीजॉइड में सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट सवाल है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी द शियर स्ट्रेस ऑन अ लेयर ऑफ फ्लूइड इज, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस। तो हमने जो है फॉर्मूला देखा था, हमने पिछली वीडियो में इसको अच्छे से कवर भी किया था कि इस तरह से यदि आप स्ट्रेस निकालेंगे, या हो सकता है यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट भी दे दे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालें, स्ट्रेन निकालें तो सॉरी स्ट्रेस हो जाएगा, यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालें, कर्व बनाइएगा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से कहते हैं। पिछली वाली वीडियो देख लीजिएगा, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच रिलेशनशिप है, तो शियर स्ट्रेस और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, तो शियर स्ट्रेन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वन स्ट्रोक किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के। ठीक है, तो वन स्ट्रोक मतलब स्ट्रोक जो है वो क्या होती है, सीजीएस यूनिट होती है। सीजीएस का मतलब समझते हैं आप, सीजीएस, सीजीएस का मतलब समझिए, ऐसा ही यूनिट एक आपने सुना होगा। इसमें 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, यदि आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप देख लीजिए, जनरल साइंस की मेरी एक वीडियो बनी हुई है, जनरल साइंस की प्लेलिस्ट है, देख लीजिए, काम आएगा और सवाल आपके एग्जाम में पूछेगा ही उससे। ठीक है, देख लीजिए। सीजीएस का मतलब होता है लेंथ, यदि आप सेंटीमीटर में कर रहे हैं, और यदि मास जो है वो ग्राम में कर रहे हैं, और टाइम सेकंड में कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट ऑफ काइनेमेटिक जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है स्ट्रोक, और मीटर स्क्वायर पर सेकंड जो होती है वो इसकी एसआई यूनिट होती है। तो दोनों आपको पता चल गया और वैल्यू भी आपको पता चल गया। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में इसको डिटेल में पढ़ा भी था। यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15 है डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होता है, तो डिक्रीज करता है विद राइजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, जो डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड होती है वो क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारा अ फ्लूइड हैविंग नो विस्कोसिटी इज नोन एज, एक फ्लूइड है जिसकी कोई विस्कोसिटी नहीं है, क्या होता है, उसे कहते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है, हालांकि ऐसी कोई फ्लूइड होती नहीं है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई पॉसिबल है जिसमें विस्कोसिटी नहीं हो, विस्कोसिटी समझते हैं। विस्कोसिटी का मतलब हुआ कि लिक्विड और लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, जो घर्षण बल लगता है, उसी को हम लोग विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा कभी कि दो लिक्विड जो है मूव कर रही है, उसके बीच में कभी फ्रिक्शन ना लगे, पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, मगर इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट सवाल है हमारा अ फ्लूइड व्हिच viscosity does not change with the rate of deformation or shear strain is known as, इसको बोलते हैं न्यूटन बाबा का फ्लूइड। ठीक है, मतलब ऐसे फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी चेंज नहीं होती, इसमें जितना भी आप स्ट्रेस लगा दीजिए, मतलब उसको जितना भी मार लीजिए, पीट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, इसका जो है भाव कभी नहीं बढ़ेगा, मतलब विस्कोसिटी कभी ना बढ़ेगा ना घटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरी कितनी भी व्यूज आ जाए, मेरी भाव बिल्कुल बढ़ने नहीं वाली, क्योंकि मैंने बोला है कि आपको पढ़ाऊंगा फ्री में, तो पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो उसी तरह से आप बोल सकते हैं कि मैं एक न्यूट्राइन क्या हूँ, फ्लूइड हूँ। ठीक है, समझ गए बात, कि जिसकी कोई भाव नहीं बढ़ती है, कुछ भी उस पर आप स्ट्रेस लगा दीजिए, कुछ भी फोर्स लगा दीजिए,
विस्कोसिटी नहीं बढ़ेगी उसकी, ठीक है। तो वो क्या चीज होती है, उसको हम लोग बोलते हैं, न्यूटाइन फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अ फ्लूइड विच ओबे द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटाइन फ्लूइड बोलते हैं। जो न्यूटन के लॉ को फॉलो करेगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूटाइन फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। और न्यूटाइन फ्लूइड क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, ठीक है, हमने पिछली वीडियो में करा भी था इसको। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या, देखिए, वाटर इज कैसा फ्लूइड होता है, वाटर एक न्यूटाइन फ्लूइड होता है, या इसको रियल फ्लूइड भी आप बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि यह रियली एग्जिस्ट करता है। तो न्यूटाइन फ्लूइड ऑप्शन में है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा रियल फ्लूइड, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि न्यूटाइन रहेगा तो न्यूटाइन टिक करिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, व्हेन द मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी द फ्लो इज कॉल्ड, मैक नंबर क्या होता है, मैक नंबर जानते हैं, देखिए एरोप्लेन वगैरह जो मूव करता है ना, उसको मैक से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है, कि कितनी उसकी वेलोसिटी है, मतलब साउंड वेव से कितनी ज्यादा वेलोसिटी है उसकी, उसी को हम लोग बोलते हैं मैक नंबर, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला वही होता है, यू वाई सी। यू का मतलब क्या होता है, लोकल फ्लो वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी है उस प्लेन की, ठीक है। वाई स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम, मतलब कि यहाँ पे कितनी स्पीड है साउंड की मीडियम में, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैक नंबर, ठीक है। तो ये एम से डिनोट करता है, तो याद रखिएगा। चलिए, और मैक नंबर जो होती है ये एक डायमेंशनलेस जो है क्या होती है, मतलब कि क्वांटिटी होती है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते, एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि देखिए ये भी वेलोसिटी है और ये की भी क्या है, स्पीड है, दोनों का मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि जो मैक होती है उसकी डायमेंशन क्या होती है, तो वो होती है मतलब कुछ नहीं होती, जैसे रेनॉल्ड नंबर की हमने पिछली वीडियो में करा था, किसके किसके नहीं होती है, देख लीजिएगा वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल कुछ दूसरा पूछा गया था, सवाल पूछा गया था कि जब मैक नंबर लेस देन यूनिटी होती है तो फ्लो क्या कहलाती है, तो सही आंसर हो जाएगी ऑप्शन है सबसोनिक फ्लो। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हेन द मैक नंबर इज मोर देन 6, यदि मैक नंबर 6 से ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हाइपरसोनिक फ्लो। तो ये सब चीज आपको डेटा याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अ फ्लो इज कॉल्ड सबसोनिक, कब बोलेंगे, जब मैक नंबर इज लेस देन यूनिटी, तो एक से कम होगी तो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सबसोनिक, ठीक है। तो हमने देख लिया सबसोनिक, इसके पहले हमने क्या देखा था, देख लीजिए यहाँ पे सबसोनिक फ्लो ही हमने देखा था, ठीक है। तो वही सवाल को घुमा घुमा के दे सकता है। नेक्स्ट सवाल हमारा है, अ फ्लू इज कॉल्ड सुपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज बिटवीन 1 से 6, मतलब मैक नंबर जो है 1 और 6 के बीच रहेगा, इस तरह से भी हो सकता है कि आपको दे दे, ठीक है, मैक नंबर एम लिख दिया एम और ग्रेटर देन 1 और लेस देन 6, इस तरह से आपको मान लीजिए दे दिया, तो भी आप आंसर जो है सही होगा, ठीक है। हो सकता है इस तरह से लिख के ना दे, हो सकता है कि इस तरह से लिख दे, तो याद रखिएगा 1 और 6 के बीच होता है। नेक्स्ट है, अ फ्लूइड इज कॉल्ड, ठीक है, अ फ्लूइड इज कॉल्ड, हालांकि यहाँ पे इस तरह से भी आपको दे सकता है, इक्वल वाला भी साइन दे सकता है, ठीक है। अ फ्लूइड इज कॉल्ड हाइपरसोनिक इफ द मैक नंबर इज, फ्लूइड इज कॉल्ड हाइपरसोनिक कब बोलेंगे, जब मैक नंबर की वैल्यू क्या होगी, जब मैक नंबर की वैल्यू जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या क्या है, हाइपरसोनिक, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा, आंसर होगा नन ऑफ दीज। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसको, द फोर्स प्रेजेंट इन अ मूविंग लिक्विड इज, ठीक है, तो फोर्स प्रेजेंट जो होती है मूविंग लिक्विड में क्या होगी, तो ऑल ऑफ दी, इनर्शिया फोर्स भी होती है, मतलब कि एक लिक्विड मूव कर रही है उसमें विस्कस फोर्स भी होगी, इनर्शिया फोर्स भी होती है। इनर्शिया फोर्स समझते हो, इनर्शिया का मतलब होता है, आपने न्यूटन्स का लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ को इनर्शियल फोर्स बोलते हैं हम लोग, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम कहता है कि कोई भी वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है, रेस्ट में है, तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, वो भाग दौड़ नहीं करना चाहती, और यदि वो गति में है मतलब मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहना चाहती है, ये जो है हमेशा करना चाहती है, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। समझ गए बात, क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इसी इनर्शिया के कारण आप कभी कभी बस में यदि ट्रेवल करते होंगे, तो बस में आप चल रहे हैं, एक वेलोसिटी में है, ठीक है, अब वेलोसिटी में आप हैं, अब अचानक से बस के ड्राइवर ने ब्रेक मार दी, आपका ये जो है न्यूटन लॉ, फर्स्ट लॉ के अनुसार, इनर्शियल लॉ जिसे कहते हैं, जड़त्व के नियम के अनुसार, आप अभी चूंकि बस में मूव कर रहे थे, मतलब बस का स्पीड और आपका स्पीड उसी के साथ मैच कर रहा है, मतलब बस के ऊपर खड़े हैं आप, मतलब बस के साथ आप मूव कर रहे हैं, तो आप मूव करना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी मूव कर रहे थे, लेकिन बस ने जो है ब्रेक मार दी, तो बस तो रुक गई, तो क्या होगा, आप अभी भी मूव करना चाहिएगा, इसीलिए जब भी बस जो है ब्रेक मारती है तो आप आगे की ओर जो है क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मतलब कि लुढ़क जाएंगे, नहीं, जैसे ब्रेक मारेगा धड़ाक से आगे जाके कहीं पे टकरा जाइएगा, ठीक है, तो ये चीज होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, देखिए, उसे कहते हैं इनर्शियल फोर्स, तो फ्लूइड में भी ये इनर्शियल फोर्स होती है, ठीक है। अगला है विस्कस फोर्स, फ्रिक्शन वाला, और ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि एक फ्लूइड जो है वो ग्रेविटी के अंदर ही काम करेगी ना,
तो ग्रेविटी धरती माता तो काम करेगी, ग्रेविटेशन फोर्स मतलब कि धरती माता जो अपनी और किसी भी चीज को खींच रही है, तो ये वाला भी काम करेगा, तो ये भी होगा, तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं इनर्शिया फोर्स। हमने क्या देखा था, इनर्शिया फोर्स की जो फॉर्मूला होती है, मतलब फोर्स की फॉर्मूला क्या होती है, एम ही होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ देता है ये फॉर्मूला, ठीक है, तो वही है, मास और एक्सेलरेशन की जो प्रोडक्ट होती है उसको कहते हैं इनर्शिया फोर्स। तो यहाँ पे ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर इज, क्या होता है भाई, स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी का मतलब होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट क्या हो जाएगा, वेट का मतलब न्यूटन और वॉल्यूम का मतलब मीटर क्यूब, तो न्यूटन पर मीटर क्यूब इसकी फॉर्म मतलब कि यूनिट हो गई स्पेसिफिक वेट या वेट डेंसिटी की। तो इसका मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक वेट का मतलब है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है उसी को कहते हैं स्पेसिफिक वेट। तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए वाटर का क्या होता है 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, यदि ये न्यूटन मीटर क्यूब में दिया है तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से देखिए 9.81 किलो न्यूटन, तो किलो न्यूटन को न्यूटन में करिएगा तो इसमें 1000 गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है, ये पर मीटर क्यूब में था, तो ये क्या हो जाएगा 9.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो उसी तरह से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हमारा। नेक्स्ट सवाल है टाइम ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, टाइम ऑफ ऑसिलेशन टी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज गिवन बाय, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और फॉर्मूला क्या आपको, टू, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा फॉर्मूला 2 पाई √k² / hg, यहाँ पे देखिए k क्या है, तो रेडियस ऑफ जनरेशन है, गायरेशन बोलिए जायरेशन बोलिए जो बोलना है आपको, अबाउट इट्स सीजी, सीजी का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, और एच का मतलब क्या होता है, मेटा सेंट्रिक हाइट होता है, जी का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा। देखिए अब ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है क्योंकि फॉर्मूला बेसिस के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं एक एक चीज को समझाऊंगा यहाँ कि रेडियस ऑफ जायरेशन होता क्या है। देखिए रेडियस ऑफ जायरेशन होता ये है कि मान लीजिए एक बॉडी इस तरह से, मतलब यूनिफॉर्म शेप में नहीं है, ठीक है, अब क्या होता है कि आपको यहाँ पे यदि इनर्शिया निकालनी है तो आपको mr² से निकालना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला mr² निकालेंगे, तो ये छोटी सी बॉडी का निकालिए, ये छोटी सी बॉडी का निकालिए, ये छोटी सी बॉडी, सब मिला मिला के mr² m1r² प्लस m2r2² प्लस m3r3², मतलब जोड़ते हुए जाइए, जैसे बच्चे में हम लोग जोड़ते थे, जोड़ते हुए निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है, तो जोड़ते हुए आप एक निकालिएगा, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पहले क्या लिखा हुआ है इसको समझिए फिर मैं समझाता हूँ। रेडियस ऑफ जायरेशन और जिसको हम लोग बोलते हैं जायरेडिएशन भी बोलते हैं, ठीक है, gyration of a body about the axis of rotation is defined as a radial distance to a point which would have moment of inertia the same as the body actual distribution of mass, मतलब कि ये जो हमने देखा यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिएगा किसी भी एक एक्सिस के अबाउट, किसी के एक्सिस के अबाउट आपको निकालना पड़ता है, मतलब यहाँ का निकालिएगा तो इसके एक्सिस के अबाउट, यहाँ का निकालिएगा तो इसके एक्सिस, मतलब एक्सिस के अबाउट आपको निकालना पड़ेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल निकला, मान लीजिए कुछ भी निकला, मान लीजिए हम लोग 10 निकाले, यही आपका निकलेगा, हम लोग मान के चलते हैं एक बॉडी हम लोग ऐसे मान लेते हैं और इसका एक्सिस हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये एक एक्सिस होगी, ठीक है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की एक डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं के, ठीक है, कि इस बॉडी की यदि हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकाले तो इसके बराबर ही होगा ये भी, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं के, इसी को बोलते हैं हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन। यदि नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट हम लोग समझाएंगे, मत लीजिए क्योंकि एक लंबा टॉपिक है, बहुत इजी नहीं है समझाना, आप लोग यदि समझ गए होंगे तो समझिए, आप लोगों का दिमाग बहुत तेज है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, ठीक है, तो ये हो जाएगा लोअर, मतलब मेटासेंट्रिक हाइट जितना आप क्या करोगे इंक्रीज करोगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो है फ्लोटिंग बॉडी विद इंक्रीज ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट, मेटासेंट्रिक हाइट यदि आप बढ़ाते हो टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होगी, कम होगी। फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए फॉर्मूला k² / hg था ना, तो h आप बढ़ाओगे तो h बढ़ाओगे तो h तो नीचे में है, इसका मतलब बढ़ाओगे जितना से ज्यादा डिवाइड करोगे वैल्यू जो है t की कम आएगी कि नहीं, कम आएगी, कम आएगी, कम, इसका मतलब मेटासेंट्रिक हाइट, क्योंकि यहाँ पे h क्या था, ये ध्यान से देखिए, तो एक मेटासेंट्रिक हाइट था, यहाँ पे हमने लिखा था, ठीक है, तो इसका मतलब मेटासेंट्रिक हाइट जितना बढ़ाओगे आप क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ ऑसिलेशन जो उतनी क्या हो जाएगी, टाइम ऑफ ऑसिलेशन फ्लोटिंग विद इंक्रीज ऑफ मेटासेंट्रिक हाइट विल बी, तो समझ गए बात, क्या हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। यदि मेटासेंट्रिक हाइट आप बढ़ा रहे हो तो जो ऑसिलेशन है वो घटेगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा
कि मेटा सेंटर होता क्या है। मेटा सेंटर बहुत इजी चीज है। देखिए, ये एक बॉडी है, मान लीजिए एक नाव है ये इस शेप में। अब नाव की क्या होती है, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है कि एक ऐसी जगह जहां पे पूरी मास जो है, एक समझ लीजिए, हम लोग उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हालांकि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, मगर हम लोग दोनों को मान के चलते हैं कि लगभग एक ही चीज है। मतलब कि कहाँ पे ग्रेविटी जो है लाई कर रही है, पूरे बॉडी के सेंटर, कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है जहां पे ये लाई करती है। तो बॉडी के सेंटर में होता है ये। लेकिन मान लीजिए बॉडी कुछ इस प्रकार से, हम लोग सेंटर कैसे पता करेंगे, तो ये वाला जो जगह है, ये मान लीजिए हम लोग देख लेते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। अब हमें करना क्या है, ये बॉडी जो है ये पानी में ऐसे डूबा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ तक पानी है, देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक आपको ये बॉडी पानी है। अब ये जो पानी है, ये जो बॉडी इस तरह यहाँ से यहाँ तक जो पानी था, ये वाले इस तरह से, अब इसकी आपको क्या निकालनी पड़ेगी, सेंटर निकालनी होगी। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ बाउंसी। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ बाउंसी बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ बाउंसी से परपेंडिकुलर लाइन यदि आप ड्रॉ करते हैं इस तरह से, तो ये जो एक्सेस है, ये एक्सेस है इसका, मतलब कि ये जो, मतलब कि नाव था उसका एक्सेस था ये। ठीक है, तो ये नाव ऐसे करके झुक गया थोड़ा सा। ठीक है, झुक गया, ये देखिए झुका हुआ है। ठीक है, कभी भी डूब सकता है, डूबेगा नहीं। इसके लिए भी हमने बताया था स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या क्या होता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा पिछला वीडियो। ठीक है, उस कंडीशन में डूबता कौन है, नहीं डूबता कौन है, हमने बताया था उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेंटर ऑफ बाउंसी है, इसको इस एक्सिस, यहाँ पे देखिए, इसको आप यदि इस तरह से बढ़ा दीजिएगा, तो इस एक्सिस को जहां पे ये कट करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग मीटा सेंटर। तो कुछ नहीं है, समझ रहे हैं, बहुत इजी चीज है। और चलिए हम लोग यहाँ पे देख भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है, इसको आराम से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा क्या चीज है, वही चीज हमने जो बताया था। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जी एम। जी एम से डिनोट करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे जी एम। ठीक है, ये जी एम, यहाँ से, चूंकि ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी था और यहाँ पे मीटर सेंटर, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट था उसी को बोलते हैं हम लोग मेटा सेंट्रिक हाइट। तो ये एक मेटा सेंटर है, ये एक क्या है, ये सेंटर ऑफ बाउंसी है। ठीक है, तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। तो वही हमने लिखा, इट इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ शिप एंड इट्स मेटा सेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मेटा सेंटर के बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं मेटा सेंट्रिक हाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला सवाल की ओर चलेंगे, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पे सही तीनों ही होगा सही आंसर। तो ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।